नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत उपलब्ध सभी कर लाभ यूपीएस में भी लागू रहेंगे। केंद्र ने वक्फ संपत्तियों की निगरानी और पंजीकरण के लिए नए नियम अधिसूचित किए। संपत्तियों की जानकारी केंद्रीकृत पोर्टल पर उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। और सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी जन्मस्थली तीर्थ क्षेत्र के विकास और निर्माण के लिए वैश्विक निविदा जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत वर्तमान में उपलब्ध सभी कर लाभ नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में भी लागू रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीएस को कर ढांचे के अंतर्गत शामिल करना पारदर्शी, सुगम और कर कुशल विकल्पों के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने के सरकार के प्रयास में एक और कदम है। मंत्रालय ने कहा कि ये प्रावधान मौजूदा एनपीएस संरचना के साथ समानता सुनिश्चित करते हैं और यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त कर राहत और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों की निगरानी और पंजीकरण के लिए नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। यह नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस पंजीकरण तथा खातों के रखरखाव से संबंधित हैं। इस नियम के तहत एक केंद्रीकृत पोर्टल तैयार किया गया है। इसमें वक्फ से जुड़ी सभी जानकारियां दर्ज होंगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रभारी संयुक्त सचिव इस पोर्टल और डेटाबेस की निगरानी करेंगे। इसके लिए राज्यों को संयुक्त सचिव स्तर का एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार एक सप्ताह में वर्ष 2026 के लिए हज आवेदन स्वीकार करना शुरू कर देगी। नई दिल्ली में हज समीक्षा बैठक के बाद श्री रिजिजू ने सभी आवेदकों से फॉर्म भरकर समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करने का अनुरोध किया है। सऊदी अरब का सरकार ने कई टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्टली सेट कर दिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया को भी मैंने बता दिया है, पैसे डिपॉजिट करना होता है सऊदी अरब सरकार को, जो आखिरी टाइमलाइन होता है उससे पहले सब कुछ पूरा करना जरूरी है। पुरुष और महिला को अलग अलग एकोमोडेशन के लिए जो रिक्वेस्ट आया है उसी प्रकार से हम लोग सुविधा के अनुसार करेंगे। 65 साल से जो ज्यादा वाला हमारे हाजी से उनके लिए कंपेनियन मैंडेटरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी आएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रदेश के लिए कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री चौधरी ने कल मोतिहारी पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 2670 लोगों को घरों की मरम्मती के लिए 50-50 हजार रूपये दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इस योजना पर 1135 लाख रूपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत सीतामढ़ी में सबसे अधिक 313, दरभंगा में 256 और नालंदा में 250 लाभुकों को सहायता राशि दी जाएगी। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चिराग पासवान उनके पुत्र के समान हैं। हम पहले कहा चिराग पासवान से कोई दुश्मनागत नहीं है। चिराग पासवान को मैं पुत्रवत मानता हूँ। उनके पिताजी हम लोग के साथी थे। एक बात जरूर है, और वो 42 वर्ष के 43 वर्ष के हैं, वो हम 46 वर्ष की राजनीति हमारी, तो आप जोड़ सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में उनसे हमारा कोई प्रतिस्पर्धा हो, ये कतई नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेगी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लामा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में 1 लाख महिलाओं के बीच पैड का वितरण कर दिया जाएगा।
यह पार्टी द्वारा घोषित माई बहिन योजना का एक हिस्सा है। राजद की राष्ट्रीय परिषद की आज पटना में बैठक होगी। इस बैठक में लालू प्रसाद को औपचारिक तौर पर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने बताया कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुला अधिवेशन के लिए विभिन्न प्रस्ताव और कार्यसूची को अंतिम रूप दिया गया। गौरतलब है कि लालू प्रसाद लगातार 13वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारतीय डाक पारंपरिक संदेश वितरण प्रणाली से बहुत आगे निकल गया है और यह अब देश भर में 1,64,000 से अधिक सेवा केंद्रों के साथ देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क संचालित करता है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि डाक विभाग शीघ्र ही डिजिपिन शुरू करेगा, जो एक जियो कोडेड एड्रेस सिस्टम है। ये देश के सबसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी डाक पहुंचाने को सक्षम होगा। आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है, तो ये डाक विभाग का एक अंग बने और इसलिए पहली बार डाक विभाग में एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को हमने रखा है। हर डाकिये के हाथ में जो पहले चिट्ठियों का बंडल होता था, अब उसे एक हैंडहेल्ड पोर्टेबल मोबाइल के आधार पर हम लोग ने दिया है। तो एक सीटीओ हमने पोजीशन की है और हर एक वर्टिकल के साथ एक वाइस सीटीओ, क्योंकि उस IT 2.0 सॉफ्टवेयर के आधार पे ही इसे लॉजिस्टिकल पावर हाउस हम लोग बनाना चाहते हैं। पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत कल समाहरणालय में मैस्कट गौरा और गौरी का अनावरण किया। QR कोड से सुसज्जित ये शुभांकर सभी निर्वाचकों को गणना फॉर्म भरने तथा इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करने का संदेश देता है। निर्वाचक voters.eci.gov.in और ECI नेट ऐप के माध्यम से गणना फॉर्म भरने के साथ ही दस्तावेज अपलोड भी कर सकते हैं। जिला संपर्क केंद्र सह मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर किसी भी तरह की सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तर्ज पर सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में मां जानकी जन्मस्थली तीर्थ क्षेत्र के विकास और निर्माण के लिए वैश्विक निविदा जारी कर दी गई है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने 11 जुलाई से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार 18 अगस्त को निविदा खोली जाएगी। चयनित निर्माणकर्ता एजेंसी को 42 माह में निर्माण कार्य पूरा करने होंगे। गौरतलब है कि पुनौरा धाम के विकास के लिए लगभग 883 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुहर्रम पर्व के मद्देनजर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज से 3 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बिना लाइसेंस के ताजिया जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। इसके अलावा सभी थानों को जुलूस मार्ग का भौतिक सत्यापन करने का भी निर्देश दिया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक पंकज दराद ने बताया कि पटना, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, सिवान, कटिहार, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और अररिया सहित 18 जिलों को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। इन स्थानों पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मुहर्रम के इस अवसर पर शांति और सद्भाव बनाएं, पेशेंस रखेंगे। किसी भी छोटी मोटी बात के लिए तुरंत उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है और एक दूसरे की धार्मिक भावना का ख्याल रखेंगे। सभी समुदाय बिना अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकलेगा। डीजे पर पूर्ण तरह से रोक है। जुलूस में भड़काऊ नारे नहीं लगाएंगे। कोई ऐसा पोस्टर, बैनर अथवा झांकी नहीं निकालें जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो। सोशल मीडिया पर अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करें। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना में बिहार के मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। वहीं हादसे में घायल प्रदेश के 8 लोगों का इलाज चल रहा है। श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने बताया कि 2 अन्य मृतकों की DNA जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। मामले की जांच और पीड़ितों की सहायता के लिए विभाग की टीम तेलंगाना में कैंप कर रही है।
राजधानी पटना में जल्द ही मैनहोल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जाएगी। यह एम्बुलेंस शहर में क्षतिग्रस्त और खुले मैनहोल की समस्या को स्थायी रूप से दूर करेगी। पटना नगर निगम की ओर से मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है। निगम की योजना के अनुसार पुराने वाहनों को ठीक कर इन्हें एम्बुलेंस का रूप दिया जाएगा। इस एम्बुलेंस में सड़क मरम्मत करने वाली टीम, फ्री फैब मैनहोल के ढक्कन और अन्य सामग्री मौजूद रहेंगी। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून की ट्रफ लाइन राज्य से दूर होने के कारण अगले एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों में कमी की संभावना है। इसके बाद मानसून के फिर सक्रिय होने के आसार हैं। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज राज्य के दक्षिणी भागों के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात की आशंका है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी। इस परीक्षा में 1298 पदों के लिए 4,70,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं आयोग सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की परीक्षा 10 सितंबर को आयोजित करेगा। प्रदेश में मशाल कार्यक्रम के तहत प्रखंड स्तर पर आज से 8 जुलाई तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। खेल विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज के लिए सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और खेल पदाधिकारियों को इस आयोजन के निर्देश दिए हैं। सीवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मलमलिया कौड़िया मुख्य मार्ग के पास दो पक्षों के बीच संघर्ष में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आने के बाद डीआईजी ने थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। इधर राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र अंतर्गत रामगुलाम चौक के पास देर रात अपराधियों ने व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब जिलों से प्राप्त अन्य समाचार। रोहतास जिले में पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने अनुशासनहीनता कर रील्स बनाने के मामले में एक एसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय सोहदी में मध्याह्न भोजन खाने के बाद पेट दर्द की शिकायत पर 20 बच्चों को शेखपुरा और नवादा के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की विशेष खबर है, राज्य में 2 लाख पदों पर शीघ्र होगी बहाली। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जमीन से जुड़े कैथी लिपि के दस्तावेज का देवनागरी में किया जाएगा अनुवाद। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, आधार और पैन मान्य नहीं, विपक्ष को 2 करोड़ वोटरों के नाम कटने की आशंका। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत उपलब्ध सभी का लाभ यूपीएस में भी लागू रहेंगे। केंद्र ने वक्फ संपत्तियों की निगरानी और पंजीकरण के लिए नए नियम अधिसूचित किए। संपत्तियों की जानकारी केंद्रीकृत पोर्टल पर उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। और सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी जन्मस्थली तीर्थ क्षेत्र के विकास और निर्माण के लिए वैश्विक निविदा जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।